नमस्कार। मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रयोगवाद और इसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रयोगवाद शब्द सुनकर ही ऐसा लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में तो हमेशा ही कुछ न कुछ प्रयोग होता ही रहता है। तो फिर इस प्रयोगवाद में नया क्या है? प्रयोग शब्द का साधारण सा अर्थ होता है नई दिशा में अन्वेषण या खोज की कोशिश। दरअसल प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। छायावादी कविता में वैयक्तिकता तो थी, लेकिन उसमें उदात्त भावना थी। इसके ठीक विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, लेकिन वह पूरी तौर से सामाजिक समस्याओं पर आधारित था। साथ ही उसमें राजनीति की गंध भी थी। इसलिए इन दोनों वादों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साहित्य में एक नए वाद प्रयोगवाद का जन्म हुआ, जो प्रकृति में घोर अहंवादी, वैयक्तिकता लिए हुए तथा नग्न यथार्थवादी था। जहाँ तक प्रयोगवाद के शुरू होने के समय की बात है, सन 1943 या इससे भी 5-6 साल पहले प्रयोगवादी कविता का आभास मिलने लगा था। लेकिन 1943 में अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता अपना आकार लेने लगी और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन यानी 1951 तक यह पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार प्रयोगवाद का जन्म हुआ। अब मैं प्रयोगवादी कविताओं की प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताता हूँ। इस वाद की कविताओं की पहली प्रवृत्ति है वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवियों का ऐसा मानना है कि यह युग संदेह, अस्थिरता तथा अनास्था का है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होती है और अपनी अनुभूति को उसे कहने का अधिकार है। वैयक्तिकता की यह भावना इतनी बढ़ गई कि कवि अपने को महिमा मंडित करने से भी नहीं चूके कि एक साधारण से घर में जन्म लेकर भी उन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। उदाहरण के लिए भारत भूषण की कविता का एक अंश देख सकते हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण। ये है कविता की पंक्तियाँ। कहने का भाव यह है कि अगर उन्होंने साधारण घर में जन्म नहीं लिया होता तो न जाने उनकी प्रतिभा का क्या हाल होता। प्रयोगवादी कवि ये भूल जाते हैं कि कविता का एक धर्म पाठकों को आनंद पहुंचाना भी है। दूसरी प्रवृत्ति है नग्न यथार्थ का चित्रण। साहित्य तथा समाज में जिसे अश्लील तथा असामाजिक कहकर उपेक्षा की जाती है, ये प्रयोगवादी उसी का वर्णन करने में गौरव का अनुभव करते हैं। उदाहरण के तौर पर कवि अनंत कुमार पाषाण की इन दो पंक्तियों को देख लेना ही काफ़ी होगा। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। प्रयोगवाद की तीसरी प्रवृत्ति है निराशावादिता। प्रयोगवादी कवि केवल वर्तमान में जीते हैं। न तो अतीत से वे कोई प्रेरणा लेना चाहते हैं और न ही भविष्य के प्रति आशावान होना चाहते हैं। ये जीवन में सब कुछ वर्तमान में ही पा लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता न जाने अगले क्षण क्या हो जाए। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वे निराशा के सागर में गोते लगाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मुद्रा राक्षस की इन पंक्तियों को आप देखें। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। चौथी प्रवृत्ति है बौद्धिकता एवं शुष्कता।
प्रयोगवादी कविता हृदय की नहीं, मस्तिष्क की जबरन उपज है। वे अपने मस्तिष्क से कुरेद कुरेद कर कविता को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बौद्धिकता के इस युग में बौद्धिक कविता की ही ज़रूरत है। यही कारण है कि प्रयोगवादी कविताओं से हृदय को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, दिमागी कसरत के लिए ये कविताएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। पांचवी प्रवृत्ति है अत्यंत साधारण विषयों का चयन। प्रयोगवादी कवियों के पास कहने के लिए कोई बड़ी या विशेष बात नहीं है। वे अपने आसपास की साधारण चीज़ों जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्यालियाँ, बाटा के चप्पल, कुत्ता, वेटिंग रूम, होटल, दाल, तेल, नमक, लकड़ी आदि को लेकर इधर उधर की कुछ कह देते हैं और वही उनके लिए कविता बन जाती है। प्रयोगवाद की छठी प्रवृत्ति है व्यंग। प्रयोगवादी कवियों ने कहीं कहीं आधुनिक जीवन के विविध पक्षों पर व्यंग करने की कोशिश तो की है, लेकिन इस कोशिश में मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उदाहरण के लिए अज्ञेय की कविता की इन पंक्तियों को ही देखें। सांप तुम सभी तो हुए नहीं न होगे, सांप तुम सभी तो हुए नहीं न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये थी प्रयोगवादी कविताओं की प्रवृत्तियाँ। अगर इन्हीं प्रवृत्तियों को हम प्रयोगवाद की खूबी मान लें तो कोई भी व्यक्ति कवि होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। मुझे यहाँ बीरबल की एक कहानी याद आ रही है, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो अपनी नाक कटवाएगा उसे स्वर्ग दिखाई देगा। नाक कटवा लेने के बाद भी अगर कोई यह कहे कि उसे स्वर्ग नहीं दिखाई दिया तो उसके लिए दोगुनी मूर्खता की बात होगी। वैसे ही कोई प्रयोगवादी कविता को न समझने की बात कहकर भला अपने आप को क्यों मूर्ख तथा असाहित्यिक साबित करना चाहेगा। प्रयोगवादी कविता की बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए विदा होने की इजाज़त दें। हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।